capacities and volumes. Afterward, we discuss the force vital capacity, their significance, and we also discuss the force expiratory volume in 1 second. So to check this force expiratory volume over force vital capacity, we have with the use of spirometer, and the normal value of the FeV1 over FVC is 80% or 0.8. If we have decrease of this ratio from 80%, this reflects that there is a problem of obstruction, or there is a problem of obstructive lung disease, in which we have chronic bronchitis, we have chronic obstructive pulmonary disease like asthma, okay, and emphysema. And if we have normal or maybe increase of this FeV1 FVC ratio, we conclude that there is some problem in the lungs, which is related to restrictive lungs disease, includes pulmonary fibrosis. I give you example of that कि अगर 5 लीटर FVC है, वाइटल कैपेसिटी है, और फोर्स एक्सपायरेटरी पहले सेकंड में फोर्सली एक्सपायर करके हम 4 लीटर अगर निकाल लेते हैं बाहर, आउट कर लेते हैं, so start preparing for your first 5 assessment. means it calculate as 0.8% or 80%, so it is normal. So of this ratio, this person is lungs are functioning normal. If we have decrease in vital capacity, already vital capacity भी decrease है और FeV1 भी decrease है, यानी नॉर्मली अगर 5 लीटर होना चाहिए तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का जो पेशेंट है उसकी वाइटल कैपेसिटी जो है वो लेट्स से 3 है. थ्री में से वो अगर फर्स्ट सेकंड में एक्सपायर करता है 1.5 लीटर, तो रेशियो विल बी 0.5 और 50%. तो ये अगेन डिक्रीज है, ठीक है. लेकिन जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का होगा वो अगर 3 लीटर उसकी वाइटल कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल, तो 2.5 लीटर जो है वो एक्सपायर्ड इन 1 सेकंड कर लेगा, तो ये रेशियो जो है वो 80% से अबव आ जाएगा या उसके नॉर्मल आएगा. तो इस पॉइंट को आपने जहन में रखना है कि ऑब्स्ट्रक्शन और रिस्ट्रिक्शन में इस रेशियो को क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में कम हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टिव में नॉर्मल रहेगा या ये रेशियो ज़्यादा. Due to the action of some hormones on the ligaments and joints, जिसकी वजह से diameter of thoracic cavity will be increase और इसमें inspiratory capacity और vital capacity increase हो जाती है. Further we discussing the work of breathing. We have 3 types of work. जब हम inspire और expire कर रहे होते हैं तो 3 types of work के अगेंस्ट जो है हम एफर्ट कर रहे होते हैं या हमारी एनर्जी स्पेंड होती है, ठीक है. एक इलास्टिक वर्क है जिसको कंप्लायंस वर्क भी कहते हैं. 65% हमारी एनर्जी इसमें यूज होती है ड्यूरिंग ब्रीदिंग टू ओवरकम दिस इलास्टिक
वर्क और कंप्लायंस, ठीक है, क्योंकि लंग्स जो है इट इज इलास्टिक स्ट्रक्चर, व्हेन इट इज इन्फ्लेट इट स्नैप्स बैक, उसने वापस आना है, ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे उसने वापस आना, ठीक है। तो इस इलास्टिक वर्क को ओवरकम करने के लिए एक हमें वर्क करना पड़ता है, 65% एनर्जी इसमें जाती है ऑफ टोटल ऑफ द वर्क ऑफ ब्रीदिंग। सेकेंडली एयरवे रेजिस्टेंस, जो हमारी एयरवेज हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकाई हैं, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस है, they have itself give resistance to air, तो ये रेजिस्टेंस वर्क भी हमें करना पड़ता है विच इज ऑफ 28%, और फाइनली 7% जो है टिश्यू रेजिस्टेंस भी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग वी फेस इट, and this work of breathing is increased in disease asthma, जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव वर्क बढ़ जाएगा तो वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगा, और रिस्ट्रिक्टिव में भी हमारा वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज होगा, क्योंकि टिश्यू रेजिस्टेंस और इलास्टिक रिकॉइल जो है उसको ओवरकम करने के लिए हमारा वर्क जो है वो वुड बी इंक्रीज्ड। नाउ वी हैव डिस्कसिंग द डेड स्पेस। इनिशियली फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, वी हैव मेन ब्रोंकस राइट एंड लेफ्ट, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, फिर हमारे एल्वुलर डक्ट्स हैं, फिर एल्वुलाई हैं। तो ये ट्रैकिया से शुरू होता है और डिवाइड होते होते 23 डिवीजन्स हो जाती हैं, जिसमें पहली 16 जो हैं वो अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, these divisions are called as which used for conduction of air, और लास्ट जो 7 होती हैं जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से ऑनवर्ड हैं, these are meant for gaseous exchange. So when we have a tidal volume or inspire the air in, we have tidal volume of 500 ml, तो हम 500 ml एयर को इन लेके जा रहे हैं। From this 500 ml 350 ml of air reaches to the gaseous exchange area and remaining 150 ml in the dead space, okay, and when we expire the air, या एक्सपायरेशन जब हम करते हैं, फर्स्ट 150 ml जो है वो बाहर आएगा जो कि डेड स्पेस से है, और रिमेनिंग 350 जो फॉलोड होगा वो गैसियस एक्सचेंज एरिया से हम आउट करेंगे। We have two types of dead space, anatomical dead space and physiological dead space. Anatomical तो यही है जो स्ट्रक्चर है, पहली 16 डिवीजन जो हमने डिस्कस की, and it comprise of 150 ml of air. So anatomical dead space की वैल्यू जो है वो 150 ml। अब फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वो होगी, एनाटॉमिकल तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इफ ड्यू टू एनी डिजीज we have alveolar dead space, we have non-functioning alveoli due to any disease, ठीक है, हमारे कुछ एल्वुलाई फंक्शन नहीं कर रहे तो वो भी डेड स्पेस में शामिल हो जाएंगे, एंड दिस डेड स्पेस इज नोन एज फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अब अगर नॉन फंक्शनिंग एल्वुलाई हैं ड्यू टू एनी रीजन और एनी डिजीज, तो इसका मतलब है वहां पे परफ्यूजन जा रही है, ब्लड वहां सप्लाई जा रही है, लेकिन वहां पे एयर जो है वो वेस्ट हो रही है, यानी कि जो एयर हम लेके जा रहे हैं वो गैसियस एक्सचेंज में काम नहीं आ रही ड्यू टू नॉन फंक्शनिंग ऑफ द alveoli. So this phenomena of alveolar non-functioning
is included in the physiological dead. हाँ जी, जब टेस्ट आता है Normally we believe that there is no physiological dead space, means tamam alveoli functioning well and good normally. So we have only left with anatomical dead space, which is of 150 ml. If we have a alveolar dead space due to disease process, the air going non-functional हाँ जी, जब टेस्ट आता है is ठीक है, एयर जा रही है लेकिन परफ्यूजन नहीं है, alveoli dead है, so gas exchange नहीं हो रही, तो these air in these areas are wasted. अब how we measure this anatomical dead space? हम प्योर ऑक्सीजन बंदे को ब्रीथ करने के लिए देंगे, किसी भी पर्सन को नॉर्मली इंस्पायर करेगा और एक्सपायर करेगा प्योर ऑक्सीजन, और फिर हम एक नाइट्रोजन मीटर में उसको कहेंगे एक्सपायर करें. व्हेन द पर्सन एक्सपायर, फर्स्ट देयर विल बी एक्सपायरेशन ऑफ प्योर ऑक्सीजन, ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारी जो गैस एक्सचेंज एरिया से या रेस्पिरेटरी एरिया से मिक्स्ड एयर, फर्स्ट को जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो उससे हम अंदाजा कर लेंगे कि ये डेड स्पेस से आई है और बाकी जो है वो गैस एक्सचेंज एरिया से एयर आउट हुई है, तो वी कैन मेजर इट. ये एक आपके पास, अगर आपके पास बुक है तो एक डायग्राम उसमें शो हो रही है जिसमें ग्रे एरिया, पिंक एरिया दिया हुआ है डेड स्पेस में. देखें, यू हैव बुक्स अलोंग विद यू, तो उस फिगर को जरा देखें जो ग्रे एरिया और पिंक एरिया को शो कर रही है, ठीक है. उसमें इन्होंने 100% एरिया बनाया हुआ है पिंक एरिया और ग्रे एरिया को मिला के, ठीक है, और ग्रे एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपायरेशन को, ठीक है, जो इनिशियली हुई वो उसने 30% मार्क कर दिया, ठीक है, और इसको डिवाइड कर रहा है वो पिंक एरिया प्लस ग्रे एरिया से जो 100% है, 30 प्लस 70, तो 100%, और एयर जो हम लेके जा रहे हैं वो 500 ml है, ठीक है. तो इसने जो इनिशियली शो किया इस डायग्राम में कि इनिशियली जो एयर वो आउट कर रहा है, जो प्योर ऑक्सीजन है, वो हमारा 30% एरिया को कवर कर रही है आउट ऑफ 100% एरिया, तो रिमेनिंग 70% जो है वो समझो गैस एक्सचेंज एरिया. तो अगर हम 500 ml इन कर रहे हैं टाइडल वॉल्यूम, तो उसका नियरली 30% 150 ml बनता है, ठीक है. तो अगर इसके 3 पार्ट कर लें तो ये 90% बन जाएगा, 150 150 एंड 150, तो ये 450 के करीब 30% करके हो जाएगा. तो नियरली दे calculate is as a 150 ml, which is comprised of 30% area, which is denoted as gray area, जो हमने इनिशियली प्योर ऑक्सीजन का निकाला है वो 30% कवर उसने कवर किया, और रिमेनिंग 70% of 150 ml is about 300 or something. So by this method we calculate the VD, dead space volume. VD का मतलब है dead space volume, और VE है expiratory volume. तो ये मेथड ऑफ कैलकुलेशन इज बोहर मेथड कहलाता है.
this dead space जो 150 ml है, which the air which does not take part in gaseous exchange, वो होती है dead space air. So this dead space is increased in old age slightly. The increase percent of dead space old age में ज़रा बढ़ जाती है. डीप इंस्पिरेशन करेंगे तो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और हमारी डेड स्पेस भी कुछ इंक्रीज हो जाएगी इन डीप इंस्पिरेशन. And that this dead space is decreased in tracheostomy. Tracheostomy is one of the procedure which is done by the surgeons और in case of emergency इसको हम करते हैं. हम ये in front of neck जो है ट्रैकिया में एक होल कर देते हैं और सर्कुलर एक स्मॉल साइज में लाइक ए क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर जो फिक्स कर देते हैं इन फ्रंट ऑफ नेक. ट्रैकिया में होल किया डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ नेक एंड सर्कुलर लाइक ए क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर इज प्लेस्ड विच हैविंग ए होल इन द सेंटर. उसको हम प्लेस कर देते हैं और वहां फिक्स कर देते हैं. तो पर्सन जो है फिर ब्रीथ इसी के थ्रू करता है. जो हमने प्लेस किया है क्वाइन की तरह का स्ट्रक्चर जिसके दरमियान में एक होल है, उसी से पर्सन जो है वो ब्रीथ कर रहा होता है. ठीक है. एंड ट्रैकियोस्टोमी इज अ इमरजेंसी प्रोसीजर. ठीक है. किस कंडीशंस में कर सकते हैं? अगर फॉरेन बॉडी कोई है, लेट्स से कोई फॉरेन बॉडी है, ठीक है, वो इनहेल हो गई है और वो उसने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, वो जाके वहां फंस गई है और रेस्पिरेशन कंप्रोमाइज हो गई. ठीक है. पर्सन्स हैविंग अ प्रॉब्लम विद ब्रीदिंग immediately due to foreign bodies which is stuck up in the upper respiratory air. तो अब उसको रेस्क्यू करने के लिए फौरन इमीडिएटली हम ये ट्रैकिया के अंदर होल्ड कर देते हैं ताकि लाइफ सेविंग प्रोसीजर कर दें और उसका सांस जो है वो बहाल हो जाए. सेकेंडली हम उन पेशेंट्स में कर सकते हैं जिनमें रेस्पिरेटरी मसल्स वीक हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस हैं. कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जिनमें रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं. ठीक है. आप आगे पढ़ेंगे किसी वक्त जीबी सिंड्रोम का जिक्र आएगा, गुलियन बारे सिंड्रोम. ठीक है. तो इसमें भी पैरालिसिस होता है. पहले लेग्स का होता है, फिर आपके आर्म्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो पैरालाइज हो जाते हैं. उसके बाद आपके ये रेस्पिरेटरी मसल्स आर पैरालाइज. तो जब वो रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालाइज होते हैं तो रेस्पिरेशन कंप्रोमाइज हो जाती है. तो उसमें भी पेशेंट में सम टाइम ये ट्रैकिया के अंदर होल्ड कर देते हैं ताकि रेस्पिरेशन डायरेक्टली इधर से ही होती रहे. ठीक है. एंड दिस प्रोसीजर इज नोन एज ट्रैकियोस्टोमी. वी हैव मिनट वेंटिलेशन, जिसका हमने बताया था कि रेस्पिरेटरी रेट को अगर पैडल वॉल्यूम से डिवाइड करें तो ये तकरीबन 6 लीटर बन जाती है. दैट इज अ मिनट वेंटिलेशन. Another is alveolar ventilation. Alveolar ventilation is respiratory rate tidal volume minus dead space volume. So we have average respiratory rate is 12 and tidal volume is 500, dead space is 150 ml. तो इसको अगर हम माइनस करें तो 350 ml. If we divide 350 multiply 350 ml over 12,
we have 4.2 liter per minute is of alveolar ventilation. So टाइडल वॉल्यूम में से अगर डेड स्पेस निकाल दें, जो रिमेनिंग बचे उसको रेस्पिरेटरी रेट से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारी एल्वियोलर वेंटिलेशन। ओके जी, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है अप टिल नाउ यू कैन आस्क regarding dead space, regarding alveolar ventilation, regarding tracheostomy. तो ट्रैकेस्टोमी पे हम इंसिजन कहाँ देंगे जी, ट्रैकेस्टोमी करने के लिए अगर इमरजेंसी केस बन जाए तो वो इंसिजन कहाँ देंगे? आप जरा स्लो एंड लाउडली जरा बात करो तो मुझे समझ आए। सर आपने ट्रैकेस्टोमी का प्रोसीजर एक्सप्लेन किया, उसमें आपने बताया कि हम इमरजेंसी केस के अंदर एक्सटर्नल सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो इंसिजन कहाँ देंगे हम? अच्छा, कोई और बंदा अगर एक्सप्लेन करना चाहे, वॉल्यूम मुझे क्लियर नहीं है, कोई और अगर समझ पाया तो वो जरा एक्सप्लेन करें क्वेश्चन क्या है। जी, कोई और स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन समझ पाया तो एक्सप्लेन करें, शायद उसकी आवाज ठीक आए। सर ही इज सेइंग कि ट्रेकियोस्टोमी के लिए इंसिजन हम किस जगह पर देंगे? ओके, ठीक है। अच्छा, वो सेंटर में देते हैं, ट्रैकिया पे देंगे, ठीक है। ये देखें इन फ्रंट ऑफ नेक जो है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ नेक, ठीक, इन फ्रंट ऑफ नेक हम इंसिजन देते हैं ओवर ट्रैकिया। अब अगर आप नेक पे फिंगर से फॉलो करें तो ये जैसे ही आप नेक को टच करेंगे तो ये ट्रैकिया शुरू हो रहा है, ये हार्ट, वो ये जो प्रोमिनेंट एरिया है ये, और इसके साथ साथ आप जाएं बिलो तो ये सारा ट्रैकिया चल रहा है, ठीक है, ये ट्रैकिया की ट्यूब है। तो इधर ही इन फ्रंट ऑफ नेक जो है हम इंसिजन दे के करके और इधर जो है वो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर फिक्स कर देते हैं और उसी से फिर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन चलती है, या हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं लंग्स को या ट्रैकिया को इस स्ट्रक्चर से, और वहाँ से ब्रीदिंग करता है, और वो स्ट्रक्चर जो है क्वाइन लाइक वो फिक्स होती है, ठीक है। और ये बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ नेक होती है। अगर आप फिंगर से फॉलो करें तो जैसे आप फिंगर नेक पे रखते हैं तो ये आपका ट्रैकिया है, और इधर इंसिजन होगी, इधर ही सब कुछ होगा। Now we talk about the some thing about coughing, sneezing, hiccup, or yawning. Yawn. These reflexes are discussed right now. कि कफ में क्या प्रोसेस होता है स्नीजिंग एंड हिकअप वगैरह में, ठीक है। सो वी स्टार्ट विथ कफिंग। बेसिकली कफ जो है वो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है to dislodge the irritant from the respiratory passage. We have irritant receptors in the airways, and that receptors are stimulated by some chemicals or foreign particles, foreign body or sputum. And when these receptors, irritant receptors, are stimulated, the impulse from these pass through the vagus to medulla oblongata, where we have a cuff center which initiate a coordinated cuffing. So cuff क्या है?
It is a protective reflex. It helps to dislodge the irritant from the respiratory passage. We have irritant receptors in the respiratory epithelium or passage, and these irritant receptors stimulated by chemicals like histamine or foreign body or foreign particle or sputum. When these irritant receptors stimulated, impulses pass through vagus to the medulla oblongata, medulla में चले जाता है और we have cuff center here that initiate the coordinate cuffing. Following steps take place during the process of cuff. First is stimulation of irritant, and it affects on the epiglottis, trachea, and bronchia. We take deep inspiration. Same time, there is closure of glottis. There is increase in the alveolar pressure due to very deep respiration and closure of glottis. We have increased alveolar pressure, which may go up to plus 100 or more than that during a process of cough. Normally, alveolar pressure is -1 तक जाता है during inspiration, and during expiration we have +1. If you remember the diagram initially of alveolar pressure or pleural pressure, so इसमें pressure इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा suddenly due to deep inspiration and closure of glottis. Air is expelled out at high velocity. जब हम कफ करते हैं तो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ हम एयर को एक्सपेल करते हैं, which dislodge the irritant from the air passages. और वेलोसिटी जो एक्सपायर्ड एयर की है वो अबाउट 175 to 100 miles per hour के हिसाब से एयर की जो वेलोसिटी है वो हम, so that is about coughing. Next we have sneezing. If we have irritant in the paranasal passage, nose के around और nose के साथ जो है हमारे nasal passages, and we have some sinuses यहाँ पे हमारा in front of maxillary sinuses है, ethmoidal है, सारे connected हैं. So if we have a irritant in the nasal passage that stimulate that area and impulse through fifth cranial nerve, trigeminal nerve, it goes to medulla, sneezing center, and following the steps are followed. We take deep inspiration, closure of glottis, build up of alveolar pressure up to 100 plus 100, और साथ ही यूवला जो है वो डिप्रेस होता है और एयर एक्सपेल होती है both through the mouth and nose during the process of sneezing. Then we have hiccup. During this, we have short abrupt inspiration due to brief contraction of the diaphragm. जैसे ही डायफ्राम ब्रीफली कंट्रैक्ट करेगा हमें शॉर्ट इंस्पिरेशन जो है, because diaphragm is an inspiratory muscle, we take short inspiration when diaphragm briefly contract. During this deep short inspiration there is also closure of glottis, and this gives some characteristic sound and sensation.
during hiccup. And hiccup is due to stimulation of nerve endings in the gastrointestinal tract or abdominal cavity. So it is little bit about hiccup. Then yawn. Yawning जो है, it is a prolonged inspiration followed by expiration. And some people thinks that the yawning is associated with low arterial pressure of oxygen. Some part of the lungs are under ventilated, जिससे partial pressure of oxygen जो है वो decrease करता है. And we take yawn, we take prolonged inspiration followed by expiration to prevent the alveolar tendency of alveolar collapse. उसको टेंडेंसी ऑफ कोलैप्स को कवर करने के लिए वी yawn it or which is stimulated by the low oxygen pressure, low partial oxygen pressure. So we cover coughing, sneezing, hiccup, and yawn. Next, we come to the layers of the respiratory membrane from inside the alveoli to outside. Okay. So concentrate on this diagram. From inside here, from left side पे आप बिल्कुल आ जाएं तो ये fluid and surfactant layer first है. ये alveoli से हम बाहर की तरफ जाएंगे. ये जो लेयर पहली है ये this is a fluid and surfactant layer. ठीक है, ताकि एक थोड़ी बहुत सरफेक्स टेंशन जो है वो रहे. ठीक है, और सर्फेक्टेंट जो है वो रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को ऑफ दिस फ्लूइड, सो कोलैप्स ऑफ लंग्स और कोलैप्स ऑफ alveoli does not occur. Then we have alveolar epithelium second. ये आप लेफ्ट साइड पे अगर कंसंट्रेट करें तो फ्लूइड है पहली लेयर, surfactant layer, then we have alveolar epithelial layer, this one. Then we have basement membrane layer, from inside to out जा रहे हैं. Then we have interstitial space, this one. Then फिर capillary start हो जाएगी, capillary basement membrane, right side पे देखें. And then capillary endothelium. So these have 6 layers of this alveolar membrane from which diffusion of oxygen from alveoli to the blood occurs, and from blood the carbon dioxide diffuse from blood to alveoli. So we have 6 layers. Again, surfactant layer, alveolar epithelial layer, basement membrane. We have narrow interstitial space, capillary endothelial basement membrane or capillary endothelium. And the thickness of the respiratory membrane is 0.6 micrometer, and the respiratory member having a total surface area of the 70 to 100 square meter. काफी बड़ा एरिया respiratory membrane.
Now we have some factors which control the gas exchange through this respiratory membrane between blood and the alveoli. First, we discuss surface area. So, rate of diffusion is of the gases is directly proportionate to surface area. Surface area ज़्यादा है, gas diffusion ज़्यादा होगी. Okay. While in some diseases like emphysema, we have decreased surface area due to damage. And when we have decreased surface area, it is more affect the diffusion of gas during exercise. जब हमारी ज़्यादा डिमांड हो जाती है तब हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी if we have decreased surface area due to some disease. Second factor है thickness of respiratory membrane. That is inversely proportional. Increase the thickness of respiratory membrane, decrease in the diffusion. In case of pulmonary fibrosis or in case of edema of the respiratory epithelium, the membrane become thick. So we have decrease in the diffusion capacity of the lungs. In case of increased thickness of the respiratory membrane. Pressure gradient across respiratory membrane. हम ये लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि जब हम गैस एक्सचेंज उस तरफ जाएंगे डिफरेंट गैसेस आगे और वी डिस्कस द वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, ठीक है. देन वी डिस्कस दीज थिंग्स के जैसे PO2 प्रेशर जो है अलवुलाई का 104 है और पल्मोनरी कैपिलरी में जो है वो 40 है ऑक्सीजन प्रेशर, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है 40 है इन एल्वुलर एयर और पल्मोनरी कैपिलरी में 45. इस जो ग्रेडियंट है प्रेशर जिसकी वजह से भी दिस कैन अफेक्ट द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. एल्वुलर एयर में अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो जाहिर है वो डिफ्यूज अलोंग द होगी. पल्मोनरी कैपिलरी में कम है तो जाहिर प्रेशर ज्यादा है तो वहां से जो है वो डिफ्यूज इनसाइड होगा एल्वुलाई से, ठीक है. अब पल्मोनरी कैपिलरी में CO2 45 प्रेशर ग्रेडियंट है तो एल्वुलाई में 40 है, तो यहाँ से जो CO2 मूव करके एल्वुलाई में आएगी और फिर वो हम ब्लो आउट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड. टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू गैस डिफ्यूजन, ठीक है. इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज डिफ्यूजन. मॉलिक्यूलर वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा एक्सचेंज will be decreased. Diffusion capacity. Next we discuss the ventilation perfusion ratio. ठीक है, it is very important topic जो है, ठीक है. इसमें हमें परफ्यूजन भी देखनी पड़ेगी कैसे हो रही है और डिफ्यूजन और वेंटिलेशन कैसे हो रही है, ठीक है. कि जो अमाउंट ऑफ एयर कितना आ रहा है और ब्लड फ्लो कितना है और VQ रेशियो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और डिफरेंट एरियाज ऑफ लंग्स में इसमें क्या फर्क है. वाइल स्टैंडिंग में, सिटिंग में, लाइंग डाउन में वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो में क्या फर्क आता है, ठीक है.
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टैंडिंग में, सिटिंग पोजीशन में इसमें क्या फर्क है, लंग्स के डिफरेंट जोन्स हैं, उनमें वीक क्यू रेशियो क्या होता है। So next time we discuss the ventilation perfusion ratio. जी, I share the link of attendance right now to WhatsApp group. So from this student share it to the others and attendance will be marked. आप लोग बड़ी ज़्यादा प्रॉक्सियाँ लगाते हो और जो